हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन। वेलकम टू कॉमर्स हब। आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 5 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पार्ट 1 है ये। इस पार्ट 1 के अंदर हम अभी सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे आज। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और जो इसका पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमारे IFRS। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अभी क्या करेंगे, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, देन इट्स नेचर, फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर इसके बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेजेस, और फिर इसकी डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग होता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट्स होती है, रिटर्न गाइडलाइंस होती है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वो किस तरीके से हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटर्न स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट्स होती है जो कि टाइम टू टाइम इशू की जाती है। टाइम टू टाइम इशू का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमें लगा कि इसके अंदर चेंजेस करने चाहिए तो हम इसमें चेंजेस कर देते हैं, मतलब अपडेट रहते हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है जिनको इंस्टीट्यूशंस है, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि सबसे जो इंडिया का अकाउंटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, सबको पता ही होगा, ICAI है ना, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन। तो इस इंस्टीट्यूशन ने टाइम टू टाइम ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट इशू टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल सेम रूल्स होते हैं, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ड्राइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सिमिलर रूल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि अप्लाई करेंगे सारे फर्म, सारी कंपनी, सारे बिजनेस, एवरी टाइप ऑफ फर्म इसको जो है फॉलो करेगा। इट सिंपली रेफर्स टू, अगर हम इसको सिंपली अगर हम देखें तो ये जस्ट एक गाइडलाइंस होती है। इट रेफर्स टू गाइडलाइंस जो कि फॉलो करनी पड़ती है अकाउंटिंग में, टू बी फॉलो इन अकाउंटिंग सिस्टम। इट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर वे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो गाइडलाइंस होते हैं जो हम फॉलो करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, एंड द मैनर इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड। जैसे कि लॉ के अंदर क्या होते हैं, एक्ट होते हैं ना, कि 302 एक्ट हो गया, 360 एक्ट हो गया, 402 एक्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अभी इसके 29 स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंट्स ने जो दिए हैं 29, 1 to 29 स्टैंडर्ड्स है इसके। ये भी हम पढ़ेंगे और इनको बिल्कुल लर्न करेंगे कि कैसे ये लर्न हो जाते हैं, बिल्कुल 1 to 29 स्टैंडर्ड लाइन वाइज। तो ये स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एक कोड की तरह काम करते हैं। जैसे कि हर एक प्रोफेशन की अपनी लैंग्वेज होती है, ऐसे ही अकाउंटेंसी जो CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए जो लैंग्वेज होती है अकाउंट्स की, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी डिफाइंड एज कोडिफाइड जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड दीज आर इशू बाय द अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। मतलब हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग अलग अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर देती है। ये हम इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसने फॉर्मुलेट किए हैं, इशू किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड जो है आर फॉलो बाय अकाउंटेंट्स एंड कंपनीज। सभी अकाउंटेंट्स, सभी कंपनीज इसको फॉलो करती है इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नेचर के ऊपर कि नेचर कैसा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब वही होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के, टू बी अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट, जिसको सारे अकाउंटेंट्स अडॉप्ट करेंगे, एज टू हाउ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट शुड बी डील,
कि कैसे हमने ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो है उनसे हमें कैसे डील करना है अकाउंट्स में, और कैसे हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करना है। तो इसके अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सेकंड, इसका नेचर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक अकाउंटिंग प्रोसीडर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हेल्प से जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसीडर है ये पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, मतलब हर कोई सेम स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब कि सभी के सभी जो अकाउंटिंग की टेक्निक्स है, जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ है, वो सबकी सेम रहेगी। इससे क्या होगा, जो डाइवर्सिटी होती है, जो विभिन्नता होती है, डाइवर्सिटी, वो क्या हो जाती है, हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये डाइवर्सिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर्व एज गाइड फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द बेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें एक तरीके से बेस मिल जाता है अपॉन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोडिफाइड प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हमारे कोडिफाइड प्रिंसिपल। कोडिफाइड प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, जैसे कि लॉ होता है, कोई लॉ होता है जैसे जो सबको फॉलो करना होता है, ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, टू बी फॉलो बाय पब्लिक अकाउंटेंट्स, और ये सभी अकाउंटेंट्स फॉलो करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेंट्स को हमने जैसे बाउंड कर दिया कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, दे डू नॉट एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अकाउंटिंग की जो पॉलिसी है, अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, वो क्या कर दिए, रिजिड कर दिए। हम इनको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। दे ओनली, मतलब इनका मतलब क्या होता है, इनका मेन मोटिव क्या होता है इस चीज़ का, कि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, मान लेते हैं कि हमने कोई चेंजेस करने हैं, तो भी हम एक लिमिट तक ही करें। ठीक है, एंड प्रोवाइड द अकाउंटेंट्स रियलिस्टिक गाइडलाइन। और अकाउंटेंट्स जो होंगे हमारे, उनको हम बिल्कुल रियलिस्टिक गाइडलाइंस दे, बिल्कुल रियल, ट्रस्टवर्दी, जिस पे भी मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, उन्होंने सही तरीके से, सही प्रोसीजर से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की है। ठीक है, इनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रिजिड हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक, और इससे अकाउंटेंट्स को एक जनरल गाइडलाइन मिल जाती है जिसको वो ईजिली फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी 5 इसके नेचर के पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो भी यही लिखना है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं तो भी यही लिखना है, अगर नीड आ जाती है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो भी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले अभी क्या बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रोसीडर जो भी होता है वो यूनिफॉर्मली होता है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया कि हर कोई इसको फॉलो करेगा, अडोप्टेड बाय एवरीवन, इसको हर कोई अडॉप्ट करेगा। इसीलिए ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ये क्या लाते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन होल अकाउंटिंग। पूरी की पूरी अकाउंटिंग में ये क्या लाते हैं, यूनिफॉर्मिटी। इट मीन्स दे सेट द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। ये क्या करते हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट कर देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की कैसे ट्रीटमेंट होगी, उनकी कैसे रिकॉर्डिंग होगी, कैसे पोस्टिंग होगी, कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकालेंगे, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देती है। इन सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से पूरे के पूरे इंडिया में या पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी इसको फॉलो करता है वहाँ पर क्या आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि सेम रूल फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दैट ऑल कंपनी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द सेम मैनर। सारी के सारी कंपनी, सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक ही तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता है, मैंने बताया था ना 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, हम लेते हैं एक बार 6। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है उसके अंदर आता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमें बताता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में। तो ऑल कंपनीज विल बी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 फॉर मैटर कंसर्न विद डेप्रिसिएशन। तो जब भी डेप्रिसिएशन का मैटर होगा, जब भी डेप्रिसिएशन लगाना होगा उनको अपनी फिक्स्ड एसेट के ऊपर, तो वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ठीक है, दिस वे
इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, इससे क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है इन होल अकाउंटिंग प्रोसीडर। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज भी है, वैसे एडवांटेज अलग से भी लिखी हुई है बट हम इसको एडवांटेज में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से जो हमारा डाटा है वो रियल हो जाता है, वो ट्रस्टवर्दी हो जाता है। ठीक है, मतलब फैक्ट्स, लॉजिक सब कुछ हो जाते हैं क्योंकि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिलायबल। जो अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाए गए हैं वो क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं फॉर वेरियस यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र्स के लिए। क्यों? बिकॉज दीज स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द यूज़र्स, क्योंकि इनको फॉलो करके उन यूज़र्स के अंदर क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। एंड इट इज़ इंश्योर दैट, और जैसे ये चीज़ होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे वो लोग, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी वो क्या होगी, बिल्कुल रियल होगी और क्या होगी, ट्रस्टवर्दी होगी। किसी भी यूज़र को कोई डाउट नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, हर कोई ईजिली बिलीव करेगा फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। उसके बाद आता है टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन। देखो हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सेट होते हैं पहले से, पूरा फ्रेमवर्क जो होता है पूरा सेट होता है, तो हर किसी को वही फॉलो करना है, तो कोई चांस ही नहीं है ना कि कोई भी फ्रॉड हो जाए या कोई मैनिपुलेशन हो जाए। दीज प्रिंसिपल आर नॉट ऑप्शनल टू बी फॉलो। अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस के, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको, आपकी मर्ज़ी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो या ना करो, नहीं, आपको फॉलो करने ही करने होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो दीज प्रिंसिपल आर नॉट ऑप्शनल टू बी फॉलो बट आर मैंडेटरी टू बी फॉलो। उन्हें हमें फॉलो करना ही करना होता है। इट बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है फॉर मैनेजमेंट के लिए कि वो कुछ ना कुछ मिस रिप्रेजेंट या कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर पाए। मतलब वो अपने अकाउंट्स में, जैसे होता है ना कि टैक्स से बचने के लिए कंपनीज क्या करती है, प्रॉफिट कम दिखाती है ताकि उन्हें टैक्स कम लगे। वो अपने अकाउंट्स को क्या कर देती है, मैनिपुलेट कर देती है, जैसे कि अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखा देगी और रिवेन्यू को कम दिखा देगी, जैसे कि डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर ज़्यादा लगा दिया या अपनी कोई भी एक्सपेंडिचर को ज़्यादा कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनका प्रॉफिट क्या हो जाए, कम। और देखो अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो इसका मतलब उनको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, लेकिन उनका प्रॉफिट था ज़्यादा। इसी को क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन करना, इसी को बोला जाता है मैनिपुलेशन। तो इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इससे क्या होता है, कोई भी मैनेजमेंट कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल डाटा में मैनिपुलेशन नहीं कर पाती। कोई भी फ्रॉड करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल। सो इट प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन बाय कोडिफाइंग द अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। उसके बाद फोर्थ हमारा जो इसके ऑब्जेक्टिव वो है हेल्प ऑडिटर्स। ऑडिटर्स की हेल्प करता है। देखो ऑडिटर्स को अकाउंट्स ऑडिट करने होते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है वो तुम आगे पढ़ना, अभी सिर्फ ये है कि ऑडिटर्स क्या करते हैं, अकाउंट्स ऑडिट करते हैं। वो अब ऑडिट करने का भी एक सिमिलर मेथड होगा, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड की है। इससे क्या होता है, ऑडिटर्स जो है वो ईजिली बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी फर्म्स में, सभी बिजनेसेस में अकाउंट्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो सेम मेथड में प्रिपेयर पाएंगे। हर किसी ने एक ही मेथड यूज़ किया होगा, है ना, एक ही मेथड यूज़ किया होगा उन्होंने। तो ऑडिटर्स को बहुत हेल्प मिल जाती है, वो अकाउंट्स को इजीली ऑडिट कर पाते क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं होती उनके लिए। इट हेल्प्स द ऑडिटर इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ एंड सिंप्लीफाई देयर टास्क। उनका काम बहुत सिंपल हो जाता है और उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपनी जॉब करना। उसके बाद फिफ्थ क्या आता है कि इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि इससे कंसिस्टेंसी रहती है हमारे अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ भी छुपा नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल सामने होता है यूजर्स के, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है और ईजिली हम कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बिकॉज हम इसके अंदर सेम मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटर फर्म भी कंपैरिजन कर सकते हैं और इंट्रा फर्म भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये इसके क्या थे ऑब्जेक्टिव्स। अब आगे चलते हैं इसके यूटिलिटीज़ या इसके बेनिफिट्स के ऊपर, ठीक है, या इसकी एडवांटेजेस के ऊपर। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले देखो जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था वही पॉइंट है, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। सबसे पहले ये अकाउंटिंग में क्या लाता है, यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद अवॉइड फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। उसके बाद एनहांस रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बढ़ती है इससे हमारी। ऑडिटर्स को असिस्ट कर पाते हैं हम, उनकी हेल्प कर पाते हैं। और फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी। ठीक है, वही 5 पॉइंट थे, बाकी इनको आगे नोट्स में भी लिखा हुआ है,
ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्ले एन एफिशिएंट रोल इन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन होल अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, बहुत ही ज़रूरी, उसका बहुत ही एफिशिएंट रोल है इन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो कंपनीज होती है उसके भी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है वो भी इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं, इसीलिए इसके अंदर क्या रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। उसके बाद अवॉइड फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। दिस स्टैंडर्ड पे अटेंशन ऑन अवॉइडिंग एनी फ्रॉड और एरर। ये जो स्टैंडर्ड है ये अटेंशन देता है किस चीज़ पे, कि कोई भी फ्रॉड ना हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कंप्लीट फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें बिल्कुल कंप्लीट फ्रेमवर्क दिया है कि कैसे हमें काम करना है, हमें अपने तरीके से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा वो सेट किया हुआ है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सा टॉपिक आना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट फ्रेमवर्क सेट है, सारी गाइडलाइन सेट है जो हमें सिर्फ और सिर्फ फॉलो करनी है, दैट नीड टू बी फॉलो बाय एवरी एंटिटी। सो ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद दीज स्टैंडर्ड। तो इन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सब कुछ प्रिपेयर होता है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजर्स के लिए टू मैनिपुलेट द फैक्ट। दोनों पॉइंट्स, ये सेम पॉइंट हम ऊपर भी कर चुके हैं, दोनों पॉइंट्स में से जिसका भी कंटेंट ईजी लगे वो कर लेना, ठीक है, क्योंकि कंटेंट दोनों का डिफरेंट है। उसके बाद आता है इम्प्रूव रिलायबिलिटी। इससे हमारी रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है। रिलायबिलिटी मतलब हम जो है रियल फैक्ट्स शो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ रियल होता है, हमारा ट्रस्टवर्थी फैक्ट होते हैं हमारे। दिस स्टैंडर्ड्स इंश्योर दैट ऑल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ प्रेजेंटेड इन अ फेयर एंड ट्रू मैनर, कि सब कुछ बिल्कुल फेयर और ट्रू मैनर में प्रेजेंट किया जाए। जैसे कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजंस लेने होते हैं। देखो, हर मैनेजर को, हर मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओ को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं रिलेटेड टू आवर फर्म, रिलेटेड टू आवर कंपनी। ठीक है, तो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से वो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले पाते हैं। और अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हमारी रियल ना हो तो ये डिसीजंस कैसे एफिशिएंट होंगे। इसीलिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए, इन फाइनेंशियल डिसीजंस को बिल्कुल करेक्ट और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो ट्रस्टवर्थी भी हो और रियल भी हो। ठीक है, जिससे कि हम आगे फ्यूचर में डिसीजंस भी करेक्ट ले सके हमारे कंपनी से रिलेटेड। फोर्थ, इसके एडवांटेज क्या है, असिस्ट ऑडिटर्स। असिस्ट का मतलब हेल्प होता है, टू हेल्प द ऑडिटर्स। इसका मेन ऑडिटर्स की हेल्प करता है ये। दिस स्टैंडर्ड्स हेल्प ऑडिटर्स इन वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में अगर जैसे ऑडिटर का काम क्या होता है, अगर ऑडिटर हम अपॉइंट क्यों करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई एरर आ जाता है हमारे अकाउंट्स में, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर है, ठीक है, तो ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो हमारी गलती को निकाल ले, हमारे एरर को रेक्टिफाई करे। ठीक है, तो वो ईजिली कर पाते हैं ये चीज़, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होती है, वो सारा फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होता है और वो फ्रेमवर्क उन्हें पता होता है बहुत अच्छे से, तो वो ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या गलती है हमारी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड ऑल अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलो इन अ रिटन फॉर्मेट। दस ऑडिटर कैन ईजिली assure the fairness of account by checking out whether all policy provided by accounting standards are follow or not। तो अकाउंट जो ऑडिटर होता है उनको उसको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि क्या हमने सारी की सारी पॉलिसीज़ फॉलो की है या नहीं की, फॉलो किया या नहीं की। हम उसे विद इन फ्यू मिनट्स उसको पता चल जाएगा ऑडिटर्स को कि आपने पॉलिसी फॉलो की है नहीं की, और वो आपकी जो एरर है उसको रेक्टिफाई भी कर देगा। ठीक है, तो ये ऑडिटर्स की क्या करता है, हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी। हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ दैट दे फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, जब हमने यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल सेम, हर बिजनेस में सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ लग रही है, ठीक है, देन कंपैरिजन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो उनका जो कंपैरिजन करना वो क्या हो जाता है, क्वाइट ईजी। तो ये कंपैरिजन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी ईजिली एनालाइज। तो यूज़र्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, यूज़र्स मतलब ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक, गवर्नमेंट, जो भी यूज़र्स होंगे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के हमारे, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको
एनालाइज करना, क्योंकि उन यूज़र्स को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फ्रेमवर्क पता होता है, ठीक है। एंड वो ईजिली कंपेयर कर सकते हैं अमंग डिस्टिंक्ट कंपनीज कैन बी मेड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे फेवर में है और क्या हमारे अनफेवर में है। तो ये हमारी सारी इसकी 5 लिमिटेशंस थी। कौन कौन सी लिमिटेशन थी? सबसे पहले हमारे की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हमारे अकाउंटिंग में, कोई भी फ्रॉड और मैनिपुलेशन इसकी हेल्प से नहीं होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से हमारे जो डाटा है वो बिल्कुल रियल होता है, जिसकी वजह से हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस करेक्टली ले पाते हैं। ये ऑडिटर्स की हेल्प करता है टू रेक्टिफाई द एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद आवर फर्म, विद प्रीवियस ईयर और विद अदर फर्म। इसके बाद आता है इसकी लिमिटेशंस और इसके डिसएडवांटेजेस। इसकी जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अकाउंटिंग में। अपार्ट फ्रॉम देयर इम्पोर्टेंट दे हैव सर्टन लिमिटेशंस ऑल्सो। इसकी बट कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? ब्रिंग इन फ्लैक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। जैसा कि हमने कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल सेट होते हैं, इसका फ्रेमवर्क बिल्कुल सेट होता है, तो ये क्या हो जाता है कि अकाउंटेंट्स क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं इसको फॉलो करना। वो अपने तरीके से ना तो कोई इनिशिएटिव ले पाते, ना उसके अंदर कोई चेंजेस कर पाते। इट इज़ वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि ये रिजिड होते हैं। रिजिड कैसे? हाँ, इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस भी तब होते हैं जब बहुत मेजर चेंज आ जाए एनवायरनमेंट के अंदर। एवरी कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो। हर कंपनी को उसे फॉलो करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। जब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एनवायरनमेंट में चेंज आ गया और मान लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज नहीं आया किसी भी रीज़न की वजह से, तो हर कंपनी को कॉन्स्टेंटली उसे फॉलो करना ही करना होगा, जो कि इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। देयरफॉर ऑल कंपनीज आर रिक्वायर टू फिट देमसेल्फ। इसलिए सभी कंपनीज़ को अपने आप को फिट करना पड़ता है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इनटू गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। आर रिक्वायर्ड टू फिट देमसेल्फ इनटू गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एवरी कंपनी, अब हमें पता है हर कंपनी की सिचुएशन अलग होती है, हर कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अलग होती है। क्या पता उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सूटेबल ना हो, क्या पता जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन है वो अगर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो अपनी कंपनी में फॉलो करेंगे तो उन्हें लॉस हो। तो इसीलिए हर कंपनी की सिचुएशन अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसको फॉलो कर पाएगा। सो इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फॉलो द सेम गाइडलाइन। तो ऐसी कंपनीज़ के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। कैसे? अनदर डिसएडवांटेज ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ दैट इट इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। देखो, अब जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो ऐसे ही नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे हुए होते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी नीड टू चेंज देयर एंटायर प्रोसीजर। अगर मान लो कंपनी का जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोसेस से मैच नहीं करता, तो कंपनी को अपना पूरा प्रोसेस, अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ जाता है, और जो कि कंपनी के लिए बहुत ही क्या पड़ जाता है? एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली। तो कंपनी नीड टू चेंज देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंटायर प्रोसीडर, अपग्रेड देयर सिस्टम एंड एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली। सब कुछ उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। कंपनीज नीड टू मॉनिटर वेदर एम्प्लॉयज़ आर करेक्टली फॉलोइंग स्टैंडर्ड। कंपनीज़ को ये भी देखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसके लिए कंपनी को एक कंप्लीट आई रखनी पड़ती है उनके ऊपर, जो कि करना भी आसान नहीं है। उसके लिए भी उनको एक अलग ट्रेनर्स चाहिएंगे, ठीक है। सो ऑल दिस एक्टिविटी रिक्वायर लार्ज कॉस्ट। इन सभी काम को करने के लिए बहुत कॉस्ट लगती है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। सो ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए तो सूटेबल है ही नहीं। उसके बाद थर्ड आता है डिफ़िकल्ट टू चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, एक चीज़ को करने के 3 to 4 मेथड्स होते हैं। यही नहीं है कि हर चीज़ का सिर्फ एक ही मेथड है, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 3 से 4 मेथड होते हैं एक चीज़ को करने के। अब उनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा वो चूज़ करना कंपनीज़ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे है फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, हमें क्या करना है? स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है कि हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। इसके 3 मेथड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, 3 अल्टरनेटिव्स है इसके, 3 मेथड है इसके। एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है फीफो और एक होता है लीफो। फीफो मतलब फर्स्ट वन फर्स्ट आउट, लीफो होता है लास्ट वन फर्स्ट आउट।
मतलब 3 मेथड होते हैं इसके। तो अब इन तीनों में से कौन सा कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा वो चूज़ करना कंपनी के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड मैनी ऑप्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जैसे अब डेप्रिसिएशन की ही लगा लो, डेप्रिसिएशन तो आपके आ जाएगा 11th में। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, ठीक है, और भी आगे मेथड होते हैं। तो उन सभी मेथड्स में से बेस्ट कौन सा रहेगा वो भी कंपनी के लिए चूज़ करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर कंपनी टू डिसाइड विच वन इज़ बेस्ट फॉर देम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डज नॉट क्लैरिफाई, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ कि विच वन इज़ अप्रोप्रिएट चॉइस, कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए तीनों ही मेथड सही है, इसीलिए ये चूज़ करना कंपनी के लिए क्या है, मुश्किल। फोर्थ जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। देखो अब हमने क्या बोला कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेमवर्क पहले से सेट है। इट मीन्स कोई भी मैनेजर या कोई भी पर्सन अपने तरीके से, मतलब अपने, अगर उसको लगेगा कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए तो वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकता, ठीक है ना। इनिशिएटिव लाइक पहल, कि हम कुछ भी पहल नहीं कर सकते, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, ये बहुत ज़रूरी है फॉलो करने। दीज स्टैंडर्ड्स आर क्रिएटेड एंड फ्रेम इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ के अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं। सो यूजिंग दिस स्टैंडर्ड्स, इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ अगर हम करेंगे तो हमारा जो इनिशिएटिव है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या पता हमारे दिमाग में कोई और अच्छा स्टेप हो जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने डिस्क्लोजर को और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा इसकी डिसएडवांटेज। और लास्ट इसकी डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग, कि इसके अंदर टाइम बहुत लग जाता है। देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव मैनी स्टेप्स। अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस होती है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो प्रोसेस होती है कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, 6 to 7 स्टेप्स है, हैव मैनी स्टेप्स टू बी फॉलो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स। इससे क्या हो जाती है, जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसकी, और जितनी बड़ी प्रोसेस होगी उसको फॉलो करने में भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। सो इट डिफाइंड ईच एंड एवरी स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमें डिफाइन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, इसने बिल्कुल अच्छे से बताया है एक एक स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, देन हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन हम बैलेंस शीट बनाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अकाउंटेंट्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अकाउंटेंट्स को फॉलो भी करने पड़ते हैं इन सभी स्टैंडर्ड्स को, इसीलिए उनका काम क्या हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। और जो इसकी एक और एडवांटेज है, एक और डिसएडवांटेज है इसकी, वो है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि ये वाली जो डिसएडवांटेज है ना, इसी की वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए थे। इसी की वजह से इंडिया में काफ़ी जगह ये वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पहले हम कर चुके हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो एसेट्स हम खरीदेंगे, मान लेते हैं कि हमने लैंड खरीदी है, हमने कोई लैंड खरीदी है 10 लाख की, ठीक है। हमने जिस दिन उसको खरीदा हमारी फिक्स्ड एसेट में वो 10 लाख चला गया। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, चाहे उस लैंड की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 20 लाख हो जाए, लेकिन हम अपने अकाउंट्स में उसे 10 लाख ही रिकॉर्ड करते हैं। यही होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 10 लाख की ही वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना है जिस वैल्यू पे आपने उस लैंड को खरीदा। ये मैटर ही नहीं करती कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, हम डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो इसी करंट वैल्यू पे लगाएंगे। इस हिस्टोरिकल कॉस्ट की वजह से ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है काफ़ी हद तक फॉलो नहीं किए जाते, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा सही माना जाता है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बेस्ड है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। इसमें क्या था, एसेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज ऑन दैट कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन भी उसी कॉस्ट पर चार्ज होगा, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से इट इज़ द रीज़न दैट IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वर इंट्रोड्यूस, और इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को उनकी करंट वैल्यू पे शो किया जाएगा।
जिस दिन की हम बैलेंस शीट बनाएंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उस टाइम जो उनकी वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू पर ही शो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू IFRS। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जिस वैल्यू पर हमने उन्हें परचेज़ किया है, एक्वायर किया है, हम उसे उसी वैल्यू पे लिखेंगे टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो ये हमारी शेयर डिसएडवांटेज हो गई इसकी। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने इसके अंदर पढ़े थे इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जनरल गाइडलाइंस होती है विच हैव टू बी फॉलो बाय एवरी अकाउंटेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके नेचर अलग अलग हमने पढ़े थे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था कि ये यूनिफॉर्मिटी लाता है, सारे सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं इसमें। ठीक है, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, ये ऑडिटर्स की हेल्प करता है टू असिस्ट ऑडिटर्स, और क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव्स, और भी इसके ऑब्जेक्टिव्स थे ना, मतलब और इसके अंदर ऑडिटर्स की हेल्प करता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है, रिलायबिलिटी, इसके अंदर हमारे पास जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल रिलायबल होता है, और इसके अंदर कोई भी फ्रॉड और मैनिपुलेशन नहीं हो पाता, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होती, और कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। ठीक है, जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में लिखे हैं वही पॉइंट हम एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। देखो एडवांटेजेस में भी वही पॉइंट है। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं इसकी जो काफ़ी अलग है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या थी, सबसे पहले ये इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसके अंदर रिजिड हो जाता है सारी चीज़ें, जो अकाउंटेंट्स को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड थी कि इसकी हाई कॉस्ट होती है जिसके लिए स्मॉल बिजनेसेस इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर काफ़ी अल्टरनेटिव्स होते हैं, कंपनीज को नहीं पता चलता कि उसमें से कौन सा बेस्ट वो चूज़ करें। आफ्टर दैट इनिशिएटिव, हम कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते क्योंकि इसके अंदर फ्रेमवर्क ऑलरेडी सेट होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है ये क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं विच हैव टू बी फॉलो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स वाई इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड लास्ट वन, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि इसके अंदर जो एसेट्स है उनको हम करंट वैल्यू पे शो नहीं करते, जिस वैल्यू पे हमने उनको एक्वायर किया है हम उसी वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना हमारे 1 to 29 उनको करेंगे। ठीक है, कि वो 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 11th कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक जो है ये नेट एग्ज़ाम्स में भी आता है। ठीक है, अगर कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो ना तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। वैसे तो पूरा कॉमर्स ही आता है नेट में, बट ये इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस चैप्टर 5 में से, तो इसको अच्छे से करना है। और अगर ये वीडियो पसंद आए देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।